हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम बहुत ही अच्छा एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम पोटेंशियोमीटर होता है, उसके बारे में आपसे कुछ डिस्कस करेंगे। और मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरी इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, अदरवाइज आप बहुत अच्छी नॉलेज को मिस कर जाएंगे। आज वो नॉलेज दूंगा जो आपको बुक में पोटेंशियोमीटर के बारे में जनरली नहीं मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले तो पोटेंशियोमीटर होता क्या है। पोटेंशियोमीटर बेटा एक तरीके का हम इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस कह सकते हैं। अब ये बात आपको बुक में कहीं ज़्यादातर आपको बुक में नहीं मिलेगी। पोटेंशियोमीटर को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस। वोल्टेज डिवाइडर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा होता क्या है पोटेंशियोमीटर? देखिए, आपने इस तरीके का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट देखा होगा। ठीक है, ये क्या चीज है? ये वही पोटेंशियोमीटर है जो आपको लेबोरेटरी में दिखाया जाता है। एक वुडन आपका वो होता है, क्या नाम से, बोर्ड। ठीक है, मीटर ब्रिज भी वुडन बोर्ड में होता है। मीटर ब्रिज तो 6-7 इंच चौड़ा और करीब 1.25 मीटर लंबा होता है। ये भी 1.25 मीटर लंबा होता है, लेकिन इसकी चौड़ाई लगभग 1 फीट के बराबर होती है, क्योंकि इसमें 10 तार, एक मीटर की 10 तार एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो लेबोरेटरी में पोटेंशियोमीटर होता है उसकी तार की टोटल लेंथ 10 मीटर होती है। वो क्यों होती है ये भी आपको बताएंगे। जो काम वो पोटेंशियोमीटर करता है वही काम ये भी पोटेंशियोमीटर करता है। ठीक, ये देखिए, ये पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, इसको हम पॉट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पॉट। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं। ठीक, एक आपको ये भी मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए। ठीक, ये सर्किट में यूं लगा होता है बच्चों, ऐसे लगा होता है सर्किट में। ठीक है, इसकी 2 टांग इधर है, 2 लेग इधर है, 1 लेग इधर है। ठीक, ये 1 लेग इधर है। ठीक, और इसके यहाँ जो हाफ राउंड जो आपको दिखाई दे रहा है, हाफ राउंड, इसमें कार्बन की या ग्रेफाइट की रेजिस्टेंस की कोटिंग होती है। ठीक है, तो इस हाफ राउंड को हम कहते हैं रेजिस्टिव पार्ट। देखिए, ये जो है ये इस तरीके का है, इस तरीके का है। ठीक है, यहां पर 1 लेग ये लगी, 1 लेग ये लगी। ठीक, और सेम चीज इसमें भी है। सेम चीज, जो चीज ये आप देख रहे हैं ना, वही चीज, ये जो चीज है वही चीज इसमें भी होती है, वही चीज इसमें भी होती है। ठीक है, इसमें भी देखिए 3 लेग लगी हुई हैं, 1, 2 और 3। बीच वाली लेग क्या होती है? वाइपर बोला जाता है इसको। वो यहां पर स्लाइड करती है ये। ठीक, ये जो स्पेंडल है, जब हम इस स्पेंडल को यूं घुमाएंगे, स्पेंडल को यूं घुमाएंगे तो ये जो है इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे राउंड लगाता है इसमें। ठीक, तो यहां पर अगर हम यहां पर इनपुट देते हैं, ठीक है, यहां पर अगर हम इनपुट देते हैं तो आउटपुट हमको यहां से मिलती है। ठीक है ना, आउटपुट हमको यहां से मिलती है। तो इनपुट मान लीजिए 4 वोल्ट यहां पर हमने दिया और इसको हमने न्यूट्रल पर लगा दिया। सपोज मान लीजिए इसको हमने अर्थ पर लगा दिया, न्यूट्रल पर। यहां पर मैं 4 वोल्ट दे रहा हूं, ये इसको अर्थ पर लगाया हूं। तो ये जब वाइपर हमारा इधर की तरफ होगा तो पूरा 4 वोल्ट लेगा। अगर ये वाइपर यहां से कनेक्ट हो गया तो ये पूरा 4 वोल्ट की आउटपुट हमको यहां से देगा। ठीक है, इसी प्रकार जब ये वाइपर यहां पर आ जाएगा तो यहां से यहां तक का जो पाथ है इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। ठीक, तो जो भी रेजिस्टेंस क्रिएट होगा तो ये जो 4 वोल्ट यहां पर दिया जा रहा है, ये 4 वोल्ट जो यहां पर दिया जा रहा है वो ड्रॉप होगा। ड्रॉप होके मान लीजिए 3.8 रह गया तो यहां पर आउटपुट 3.8 मिलेगी।
इसी प्रकार वाइपर इधर चला जाएगा मिडिल में, तो लगभग ये 4 वोल्ट है तो 2 वोल्ट आपको दे देगा, ठीक है, क्योंकि इधर का रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार जब वाइपर को हम पूरा यहां से कनेक्ट कर देंगे, यहां से यानी कि अर्थ वाले या न्यूट्रल कह लीजिए उस पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, तो आउटपुट हमारी 0 हो जाएगी। तो ये इसका एक वर्किंग आपको मैंने प्रिंसिपल बताया, ठीक है। इस पॉट, इसको पॉट कह लीजिए या पोटेंशियोमीटर कह लीजिए, इसी का एक बड़ा रूप लेबोरेटरी में ये होता है पोटेंशियोमीटर का, ठीक। अच्छा, अब आपको एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। पोटेंशियोमीटर एक तरीके का, मैंने क्या बोला, वोल्टेज डिवाइडर है, ठीक। इसका एक फार्मूला भी होता है बच्चों, वोल्टेज डिवाइडिंग का फार्मूला होता है। अब जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं, इस पोटेंशियोमीटर में यहां से ये वायर देखिए, यहां पर स्केल लगी हुई है, 0 यहां पर है, 1 2 3 ऐसे करके पूरा 1 मीटर का स्केल है, तो 100 सेंटीमीटर यहां पर है। इसी तरीके की स्केल यहां पर लगी होती है, लेकिन उल्टी होती है। यहां पर 0 से 100 यहां पर है, तो यहां पर 0 से 100 इधर की तरफ होगा, ठीक है ना। यहां पर 0 से 100 इधर की तरफ होगा। उसका भी कारण आपको बता देंगे हम कि ऐसा स्केल, 2 स्केल इसमें क्यों लगाया जाता है। अब यहां पर एक तार ये लगी, यहां पर जुड़ गई, फिर यही इसी सिरे से एक तार ये लग गई, यहां पर जुड़ गई, फिर यहीं से एक तार ये यहां पर जुड़ गई। ऐसे करते हुए 10 तार होते हैं, तो टोटल लेंथ ए से लेके बी तक तारों की टोटल लेंथ जो होती है वो 10 मीटर की होती है, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए ये जो 10 मीटर की तार है बच्चों, उसको मैंने यहां पर शो किया हुआ है, ठीक। ये मैंने कोई एक, जैसे यहां पर ये ईएमएफ मैंने प्रोड्यूस किया, यहां पर प्रोवाइड किया इस पोटेंशियोमीटर को ईएमएफ, ठीक है, एक बैटरी लगा के। ऐसे ही मान लीजिए यहां पर एक 2 वोल्ट का मैंने सेल लगाया, और यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है ये पूरा 100 सेंटीमीटर का है, 1 मीटर का। इसको आप 10 मीटर भी मान सकते हैं, लेकिन मैंने एक एग्जांपल के तौर पर इस 10 मीटर को आप 1 मीटर मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पोटेंशियोमीटर की वायर है, जो कि मान लीजिए 1 मीटर की है। अब या इसके इस सिरे और इस सिरे पर मैंने एक सेल लगा दिया, ठीक है, जो कि 2 वोल्ट का है, और मैं इसके इस पॉइंट पर मैंने वोल्ट मीटर लगाया, और सेल के न्यूट्रल वाली जो टर्मिनल है वहां पर वोल्ट मीटर का मैंने न्यूट्रल वाला तार लगा दिया, और वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है उसको मैंने यहां पर लगाया। कितना दूर लगाया? 80 सेंटीमीटर दूर लगाया। तो ये बच गई लेंथ कितनी? 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का ये तार है, 1 मीटर का तार हमने लिया, तो ये 80 सेंटीमीटर पर मैंने लगाया, तो ये 20 सेंटीमीटर रह गई, ठीक है। 20 सेंटीमीटर की तार वहां पर रह गई। अब मैं यहां से लेके यहां तक के तार के बीच का अगर पोटेंशियल नापूं, तो मेरे को इसके लिए जो फार्मूला है, जिसको कि पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला कहते हैं, वो क्या है? यहां से लेके यहां तक का जो पोटेंशियल मिलेगा मेरे को, वो क्या मिलेगा? V, मान लिया V मिलेगा, तो V की वैल्यू कितनी आएगी? जो हम एक्चुअल ईएमएफ अप्लाइड कर रहे हैं। अब ये ईएमएफ नहीं होगा, इसको हम पोटेंशियल कहेंगे, या टर्मिनल सेल का टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि इसमें से अभी करंट ड्रॉ हो रही है। अभी टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ भी आपको बताते हैं। तो हमने यहां पर जो वोल्टेज अप्लाई किया था, तो यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो पता लगाने के लिए एक फार्मूला है, जिसको पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला कहते हैं। वो फार्मूला ये है कि यहां से यहां तक का मान लीजिए V पोटेंशियल आता है, तो V की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो जो एक्चुअल पोटेंशियल, जो कि अप्लाइड पोटेंशियल है एक्सटर्नल, ठीक है, वो मल्टीप्लाई बाई जो तार की जितनी लेंथ है, ठीक है, वो अपॉन इसकी टोटल वैल्यू, टोटल लेंथ
टोटल लेंथ की वैल्यू, तो टोटल लेंथ कितनी थी 100, तो ये आ गई आपकी 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1.6 वोल्ट आएगा, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल मिलेगा वो 1.6 वोल्ट का मिलेगा। कितना मिलेगा? 1.6 वोल्ट का मिलेगा। अब इसी चीज को मैं और इजी वे में आपको समझाने जा रहा हूं कि पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिवाइडर होता है, और इस पोटेंशियल डिवाइडर में दो भाग हो जाते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर दिखाया, मान लीजिए ये 10 मीटर की तार है, ये 10 मीटर की तार हो गई। इस 10 मीटर की तार में मैंने यहां पर मान लीजिए ये कोई ईएमएफ अप्लाई कर दिया, ठीक है, यहां पर मैंने कोई एक ईएमएफ अप्लाई कर दिया। अब यहां पर करंट फ्लो होना शुरू हो गई। अब करंट फ्लो होना शुरू हो गई, मैंने वोल्टेज मीटर लिया। अब वोल्टेज मीटर का जो काले रंग की तार होती है, एक टर्मिनल होगा ब्लैक कलर का होगा, आप वोल्ट मीटर देखिएगा लेबोरेटरी में, उसके दो टर्मिनल निकलते हैं, एक रेड और एक ब्लैक। ब्लैक वाले को हम न्यूट्रल से कनेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए यहां से ये एक वोल्ट मीटर है, ठीक है, इसका ये नेगेटिव मैंने यहां पर रख दिया, और ये पॉजिटिव टर्मिनल मैं ले आया यहां पर लगा दिया, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। अब हमारे ये जो 10 मीटर की वायर थी, ये दो भाग में बट गई। एक भाग यहां से यहां तक का होगा और एक भाग यहां से यहां तक का हो गया। और ये हाई रेजिस्टिव वायर है। पोटेंशियोमीटर या मीटर ब्रिज में जो वायर का यूज होता है वो हाई रेजिस्टिव वायर का होता है, कॉन्स्टेंटेंट या मैग्नी का होता है, ठीक है, वो हाई रेजिस्टिव वायर होते हैं, तो उनमें रेजिस्टेंस होता है। तो एक लेंथ ये हो गई, एक लेंथ ये हो गई। इस लेंथ का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा और इस लेंथ का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक। अब यहां से यहां का पोटेंशियल कितना होगा या यहां से यहां का पोटेंशियल कितना होगा, उसको मैंने यहां पर समझाया है बहुत ही आसान तरीके से। यहां से यहां तक का जो लेंथ है उसकी अपनी जो रेजिस्टेंस है उसको मान लिया R1, ये मान लिया हमने R1 ये रेजिस्टेंस, और यहां से यहां तक की जो रेजिस्टेंस है उसको मान लिया R2, ठीक है। अब यहां से यहां का जो पोटेंशियल नापना है, हमको पता लगाना, उसको हमने यहां पर V1 मान लिया, और यहां से यहां तक का पोटेंशियल जो है उसको हमने यहां पर V2 मान लिया। और ये जो ईएमएफ मैंने अप्लाई किया वो यहां पर V से मैंने शो कर दिया वोल्टेज, ठीक। तो अब यहां से यहां तक का यानी कि R1 और ये R2, ठीक है, तो R1 वाले रेजिस्टेंस के दोनों सिरों पर, ठीक है, यहां पर और यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 कितना होगा, जैसा कि मैंने यहां पर आपको बताया था, एक्चुअल अप्लाइड ईएमएफ जो कि एक्सटर्नल है, ठीक है, वो तो यहां पर ये V हम अप्लाई कर रहे हैं तो V हो जाएगा, ये V आपका 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट 10 वोल्ट 12 वोल्ट कुछ भी हो सकता है, जो कि ये कितने भी वोल्टेज की, जितने वोल्टेज की ये होगी, ठीक है, या इसको कह लीजिए जितने वोल्टेज का होगा उसकी वैल्यू यहां पर आ जाएगी V, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई इस रेजिस्टेंस की फ्रैक्शनल वैल्यू। तो ये रेजिस्टेंस R1 डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू, जैसे कि यहां पर हमने ये 100 कर दिया था, ये टोटल रेजिस्टेंस की लेंथ ले ली थी, यहां पर लेंथ के रूप में लिया था 100 सेंटीमीटर, तो यहां पर ये टोटल वैल्यू रेजिस्टेंस की, ठीक। अगर आपको रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू मालूम है, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू मालूम है, तो आप रेजिस्टेंस वैल्यू डाल सकते हैं, अदरवाइज L1 L2 करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये क्या होगा आपका R1 प्लस R2, तो इसका पोटेंशियल निकल आया। इसी प्रकार R2 का पोटेंशियल अगर आपको निकालना हो तो एक्चुअल ईएमएफ मल्टीप्लाई बाई R2 की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू क्या होगी, R1 प्लस R2। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला कहलाता है पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला, ठीक है। तो ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये आपके बहुत काम की चीज है, ये कॉम्पिटिटिव लेवल में इसका बहुत काम पड़ता है। पोटेंशियल निकालने के लिए आप आराम से इससे आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ये तो बात हो गई आपकी पोटेंशियल की, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। एक सेल है हमारे पास,
एक हमारे पास सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए R है, स्मॉल r। ये मैंने बताया, ये जो बॉक्स मैंने बनाया हुआ है ये एक सेल है जो कि यहां पर जिसका EMF E है और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R है। ठीक, इस सेल को मैंने एक्सटर्नल एक लोड रेजिस्टेंस R से जोड़ दिया। ठीक है, अब जब R से जोड़ देंगे तो इसमें से करंट फ्लो होने लगेगी बच्चों। ठीक है, करंट फ्लो होने लगेगी। एक बात ध्यान रखिए, जब भी हम किसी सेल को खाली रखते हैं, फ्री रखते हैं, उसमें कोई भी वायर या कोई भी लोड नहीं जोड़ते, केवल सेल खाली है हमारी, तो वो सेल के जो टर्मिनल पर वोल्टेज मिलेगा, उस सेल के जो टर्मिनल पर वोल्टेज मिलेगा वो उसका EMF कहलाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जब उसी सेल को अगर हम किसी भी लोड से कनेक्ट कर दें, तो कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो उस लोड में करंट फ्लो होने लग जाएगी। बल्ब अगर लगा देंगे तो बल्ब जलने लग जाएगा, यानी कि उस सेल का जो करंट है वो बल्ब ले रहा है। यानी कि हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि हम उस सेल में से करंट को ड्रॉ कर रहे हैं। और जब भी करंट को ड्रॉ किया जाता है बेटा, एक गिलास में पानी भरा हुआ है, पानी ले नहीं रहे तो गिलास पूरा भरा हुआ है, और नीचे एक आउटपुट की कोई हमने साधन बना रखा है कि उसको खोल दें टैप को तो गिलास का पानी निकलने लग जाए। जैसे जैसे हम लेंगे तो उसका ले भी कम होगा। यानी कि सेल भी इसी तरीके से काम करता है कि सेल को जब हम करंट लेने लगते हैं, एक्सटर्नल सर्किट में देना शुरू कर देते हैं, जोड़ देते हैं कोई भी एक्सटर्नल सर्किट, तब जो उसके टर्मिनल पर पोटेंशियल होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल। तो EMF क्या हो गया, फ्री सेल में, खाली सेल में, जब हमने उसको किसी भी सर्किट से नहीं जोड़ा है, तब जो उसके टर्मिनल पर पोटेंशियल होगा वो उसका EMF कहलाएगा। और जब हम किसी सर्किट में जोड़ देते हैं और जोड़ने पर सर्किट को ऑन कर देते हैं तो उसमें से करंट ड्रॉ होने लगती है। जब करंट ड्रॉ होने लगेगी तो उसके टर्मिनल पर जो पोटेंशियल मिलेगा उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। एक बात और ध्यान रखिए कि EMF हमेशा ग्रेटर होगा टर्मिनल पोटेंशियल से। टर्मिनल पोटेंशियल कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो ड्रॉ हो रहा है, अब कुछ ना कुछ लिया जा रहा है उसमें से। जो पहले फ्री कंडीशन में जो था, भरा हुआ था, वो तो अब नहीं रहेगा, उसमें से कुछ ना कुछ खाली होता ही चला जाएगा भैया। ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल इज ऑलवेज लेस देन EMF, या EMF इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल। ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी इसका जो आपका प्रिंसिपल वगैरह है और इनका जो यूजेज है उसको पढ़ाएंगे तो आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। तो देखिए कि जब इसको हमने ये एक सेल है, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस, हमको इंटरनल रेजिस्टेंस पता लगाना है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है ये पता लगाना है। तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस मानेंगे, उसको हम निग्लेजेबल ये नहीं कह सकते कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निग्लेजेबल है। कहीं कहीं पर हम मानते हैं, लेकिन वहां पर हमको इंटरनल रेजिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए हम उसको मान के चलते हैं कि भाई इसका मान लिया इंटरनल रेजिस्टेंस निग्लेजेबल है या 0 है। लेकिन यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो देयर इज सम इंटरनल रेजिस्टेंस इन द सेल, तो हमको मानना पड़ेगा कि उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये एक सेल है जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r मान लिया। अब इसको हमने किसी एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस R से जोड़ दिया। अब क्या होगा कि इसमें से करंट ड्रॉ होने लग जाएगी। करंट ड्रॉ होगी कि नहीं होगी? अब जब इसमें से करंट ड्रॉ होगी तो इसके अक्रॉस या इसके अक्रॉस, ठीक है, इस सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, इस सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा? EMF माइनस इसके अक्रॉस पोटेंशियल के। ठीक है, तो इसका EMF माइनस इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, नो सॉरी,
ईएमएफ, इसका ईएमएफ माइनस इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में से जो करंट जा रही है, देखिए यहां से करंट जाएगी इस लोड रेजिस्टेंस से, इस लोड रेजिस्टेंस में से होकर गुजरेगी यहां पर, यहां से फिर इस सेल के अंदर जाएगी, और सेल के अंदर इस जो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उससे अफेक्टेड होगी। जब उससे अफेक्टेड होगी तो सेल के टर्मिनल पर, दोनों टर्मिनल पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल क्रिएट होगा जो कि ईएमएफ से कम होगा। कितना क्या होगा? ईएमएफ से ज्यादा नहीं होगा, ईएमएफ से कम होगा। यानी कि अब यहां से करंट ड्रॉ हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि अब सेल के टर्मिनल पर जो पोटेंशियल है वो ईएमएफ ना होके क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल। और ये टर्मिनल पोटेंशियल हमेशा ईएमएफ से कम होगा, इसलिए इसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा V, वो किसके बराबर होगा? E माइनस इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा दोनों सिरों पर, ठीक है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तो एक एज्यूम किया हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस, वो जो उसके अंदर आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है सेल के अंदर, वो प्लस इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस, इलेक्ट्रोड की क्वालिटी कि इलेक्ट्रोड कैसा है, बढ़िया क्वालिटी का है कि गल चुका है, इन सब पर डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। वो कोई वायर वाउंड रेजिस्टेंस नहीं होता जैसा कि आप लेबोरेटरी वगैरह में देखते हैं। सेल के अंदर ऐसी कोई रेजिस्टेंस, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस, इलेक्ट्रोड की क्वालिटी और इलेक्ट्रोलाइट किस क्वालिटी का है, वो बहुत ज़्यादा थिक है कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो चुका है, एक प्रॉपर, सारी चीजें प्रॉपर होती है तो हम ये कह के चलते हैं कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस निग्लेजेबल है, उस समय हमको फुल वोल्टेज देता है। और जैसे जैसे सेल डिस्चार्ज होता जाता है उसका इलेक्ट्रोलाइट भी खराब होता जाता है, इलेक्ट्रोड भी खराब होता जाता है, और उसी की वजह से उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो जब हम इसमें से करंट ड्रॉ करने लगेंगे इस लोड रेजिस्टेंस पर, तो इस सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V इक्वल टू E माइनस आई आर होगा, ठीक है। आई आर ये सेल के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया हमने, तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? उसमें बहने वाली जो करंट होगी मल्टीप्लाई बाई इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, ठीक है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस में बहने वाली करंट हो गई और ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई है, ठीक। अच्छा भाई, अब हमको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इक्वल टू E माइनस V अपॉन I, और I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R। तो I की जगह मैं V अपॉन R रख दिया यहाँ पर। R इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, R ऊपर हो जाएगा, तो E अपॉन V माइनस V अपॉन V इंटू R, ठीक है। E अपॉन V और V अपॉन V ये कट के 1 हो जाएगा, तो E अपॉन V माइनस 1 इंटू R। ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला आ गया। ये क्या आ गया? इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला आ गया। यानी कि इसका जो EMF रहा होगा वो डिवाइडेड बाई जब हम उसमें से करंट ड्रॉ करने लगे होंगे, ठीक है, उस वक्त जो उसका टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो -1 इंटू बाहर वाला जो लोड रेजिस्टेंस है वो, ठीक। अच्छा, अब ये तो आपकी बात हो गई इंटरनल रेजिस्टेंस की। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। अब ये जो पोटेंशियोमीटर जो यहां पर मैंने दिखाया है ये लेबोरेटरी में यूज होता है। इससे हम 3 तरीके की चीजें फाइंड आउट करते हैं लैब में एक्सपेरिमेंट से। एक तो हम किसी भी एक सेल का ईएमएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो बच्चों, ईएमएफ हम पोटेंशियोमीटर से फाइंड आउट करेंगे, वो एक्यूरेट मिलेगा। अगर हम लेबोरेटरी में वोल्ट मीटर लगा के ईएमएफ चेक करेंगे तो वो एक्यूरेट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जब भी हम वोल्ट मीटर लगा देंगे, जब भी हम वोल्ट मीटर लगा देंगे तो सेल की तुरंत करंट वोल्ट मीटर के थ्रू बहने लग जाएगी, और जब बहने लग जाएगी तो कुछ ना कुछ करंट वोल्ट मीटर से ड्रॉ होगी, और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कुछ ना कुछ उसमें ड्रॉपेज लाएगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते, वैसे जनरली हम वोल्ट मीटर से नाप के बोलते हैं भैया ये
सेल जो है 6 वोल्ट का है, इसका ईएमएफ कितना है, 6 वोल्ट है या 3 वोल्ट है। लेकिन ये कहना गलत है, वोल्ट मीटर कभी भी ईएमएफ को नहीं बताता। ईएमएफ हमेशा पोटेंशियोमीटर से फाइंड आउट होता है। क्यों? क्योंकि इससे जब हम ईएमएफ को फाइंड आउट करते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको, उस वक्त सेल से, जिस भी सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करना होता है वो इससे कनेक्ट करते हैं, उस वक्त उस सेल से कोई भी वोल्टेज ड्रॉ नहीं हो रही होती है। जब उससे वोल्टेज ड्रॉ नहीं हो रही होगी तो उसका ईएमएफ हमको पता चल जाएगा, लेकिन वोल्ट मीटर एक्यूरेट ईएमएफ हमको नहीं मिलता। ठीक है, अभी इतनी बातों को आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की बात आपको बताता हूं। हाँ तो बच्चों, हम इस पोटेंशियोमीटर से एक तो सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करते हैं, कोई भी दो सेलों के ईएमएफ को कंपेयर करते हैं, दूसरी चीज, और तीसरी चीज हम क्या फाइंड आउट करते हैं, किसी भी दिए हुए सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। अब वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए आप मेरी अगली वीडियो पर तुरंत जाइए और उसको पूरा देखिएगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट नहीं रहेगी, ये मेरी गारंटी है। मैं इस तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसको आप चेक करिए और उसको रीड करिए, आपको इसके तीनों एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगे। ओके, गुड बाय।